हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे गणना चक्र 2021 की सीरीज़, जिसमें हम भारतीय इतिहास कर रहे हैं दोस्तों। और उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे अभी, जो कि है मौर्य साम्राज्य। चैप्टर नंबर 8 यानी कि यूनानी आक्रमण तक हम कर चुके हैं। गाइस, अगर आपको सिलेबस देखना है कि घटना चक्र में किस चैप्टर के बाद कौन सा है, तो गाइस जो मेरी जो प्लेलिस्ट होगी घटना चक्र हिस्ट्री की, जो प्लेलिस्ट है उसमें जो सबसे पहला वीडियो दे रखा है वो सिलेबस ही है। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मेरी सीरीज़ से ही आती है, मतलब लाइन से ही आती है सारी वीडियोस, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए चैप्टर नंबर 9 जो कि है मौर्य साम्राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा मौर्य साम्राज्य। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है मौर्य राजवंश की स्थापना कौन करता है। तो गाइस, हम पुराना देखें या आगे आ जाएगा मे बी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो मौर्य राजवंश है उसकी स्थापना कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, अभी तक हम गाइस जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें हम बात कर रहे थे मगध की, राइट। अब हम बात करेंगे क्या, भारत की, राइट। तो मगध एक बहुत बड़ा जो महाजनपद था, और हम उसकी ही बात कर रहे थे, जिसमें हमने हर्यक वंश पढ़ा था, शिशुनाग नंद वंश पढ़ा था। और नंद वंश का जो अंतिम राजा होता है या शासक होता है उसका नाम है धनानंद। और धनानंद को मारने का काम कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते हैं वो होते हैं कौटिल्य। उनकी हेल्प से जो है धनानंद को मारा जाता है। और कौन सा राजवंश आ जाता है, मौर्य राजवंश आ जाता है। और जब तक हम धनानंद तक की जो बात करी है उसमें हम बात करते थे मगध की, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत की। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। अब हम मगध की बात नहीं करें। वे ऐसा पहला सम्राट था जिसने जो है वृहद भारत पर अपना शासन स्थापित किया। मतलब अधिकतर भारत का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था आपका, उस पर अधिकार था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसने जिसका जो है विस्तार क्या, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। यानी कि जब अब जो आगे जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनका जितना एरिया होता है ना भारत में, उससे ज़्यादा बड़ा एरिया किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य जब आए थे तब। ठीक है, तो उसके साम्राज्य की सीमा देखिए कहाँ से कहाँ तक थी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इधर ईरान में थी, मतलब पश्चिम में ईरान से मिलती थी गाइस। ठीक है, सोचिए कितनी दूर तक था। आज ईरान हमसे बहुत दूर है। ठीक है, उसने ही क्या, भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक भारत को एकबद्ध किया। हमने अभी इससे पहले ही जस्ट पढ़ा, यूनानी आक्रमण में पढ़ा, तो हमने कहा भैया 28 राज्य थे उस वक्त, यानी कि भारत जो है 28 टुकड़ों में बटा हुआ था, राइट। तो इसने क्या करता है, ये भारत को एकबद्ध करता है, जैसे कि आज हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जुड़ा हुआ है भारत, एक साथ है पूरा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ लिखा है विशाखदत्त कृत, मतलब विशाखदत्त की एक रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। में क्या है, चंद्रगुप्त को जो नंद राज का जो पुत्र है माना जाता है। किसका, नंद राज का पुत्र माना जाता है। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या बोला गया, वृषल, और फिर कुलहीन भी कहा गया। ठीक है, फिर है धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर क्या लिखी है, टीका लिखी है। ठीक है, तो देखिए विशाखदत्त की क्या थी गाइस, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी है, लिखी है धुंडी राज ने। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या बोला गया, वृषल बोला गया, और क्या, कुलहीन बोला गया। ठीक है, ठीक है, फिर लिखा है कि जो मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त, ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ होगा तो देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त ने 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया है। मतलब ही अभी विशाखदत्त की क्या पढ़ी हमने, मुद्रा राक्षस देखी। ठीक है, उसके बाद हम कहता है कि जो मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त भी विशाखदत्त ने 2 अन्य रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी हैं वो 2, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो होगी आपकी देवी चंद्रगुप्तम, दूसरी है अभिसारिका वंचिक, यानी अभिसारिका बंदितक। ठीक है, फिर अपर्याप्त, ये सारी, मतलब एक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, और लिखा है अभिसारिका वंचितक। ठीक है, फिर लिखा है क्षेमेंद्र की क्या रचना है, क्या
उनकी है वृहत कथा मंजरी। ठीक है, याद रखिएगा गाइस। अभी हमने सिर्फ पढ़ी विशाख दत्त की पढ़ी थी, मुद्रा राक्षस पढ़ी विशाख दत्त की, और 2 और हमने पढ़ी, एक लिखी देवी चंद्रगुप्तम, एक लिखी है अभिसारिका वंचितक। ठीक है, ये एक जगह नोट्स बनाइए और इसमें आप लिखिए। ठीक है, ये तो हो गई एक बंदा, विशाख दत्त की बात हो गई, एक हो गया। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने कौन सी लिखी है? वृहत कथा मंजरी। ये सब आपको याद होनी चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखी है सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी लिखी है? कथा सरिस सागर। ठीक है, इन सब में क्या है, चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? शूद्र। शूद्र उत्पत्ति के विषय में जो है विवरण मिलता है कि मतलब चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त क्या थे? शूद्र थे। ठीक है, तो पहले वाले में क्या बोलता गया? वृषल बोला गया था। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस वाला था। ठीक है, दूसरा जो इसमें है आपका वृहत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की। और कथा सरिस सागर किसकी है? आपकी सोमदेव की। इसमें चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? शूद्र बोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है बौद्ध ग्रंथ। कौन सी? महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित थे। क्या? अब जो देखिए 3 आ गए, एक तो हो गया आपका मुद्रा राक्षस, दूसरा ये हो गया, इसमें शूद्र बोला गया, तीसरा भी शूद्र बोला गया। अब जो चौथा है महाबोधि वंश में क्या बोला गया? चंद्रगुप्त को राजकुल से संबंधित बोला गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तथा वे मौर्य नगर से उत्पन्न हुए था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य नगर से उत्पन्न हुए थे। हेमचंद्र की अब आ गई एक परिशिष्ट पर्वम। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त को मौर्य पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया। ठीक है, तो अब ठीक है, पहली मुद्रा राक्षस, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी महाबोधि वंश। ठीक है, राजकुल से संबंधित बोला गया इसमें। हेमचंद्र की कौन सी है? हो गई 5वीं परिशिष्ट पर्वम। इसमें क्या कहा गया कि जो चंद्रगुप्त है वो क्या है? मौर्य नहीं, मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री के पुत्र। ठीक है, जो मुखिया थे, मुखिया की पुत्री के पुत्र का पुत्र बताया गया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये 4-5 याद रखने पड़ेंगे। पहला मुद्रा राक्षस, दूसरा बृहत कथा मंजरी, और फिर जिसमें शूद्र बोला गया, और कथा सरिस सागर में शूद्र बोला गया, महाबोधि वंश में क्या राजकुल से संबंधित बोला गया, और परिशिष्ट पर्व में ये कहानी बोली गई कि मुखिया के पुत्री के पुत्र कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि इनके नाम के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है अलग अलग जो पहले के जो रचनाकार या फिर आपके विद्वान हुए होंगे उन्होंने उनको नाम क्या दिया था। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। ठीक है, विलियम जोन्स वीजे। ठीक है, विलियम जोन्स जो है वो पहले, इन्होंने क्या बोला था? सेंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या, वीजे ने क्या बोला था? सेंड्रोकोटस बोला था। ठीक है, दूसरा आते हैं एरियन एंड प्लूटार्क, एपी। ठीक है, एपी, इन्होंने क्या बोला था? एरियन एंड प्लूटार्क ने क्या बोला था? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बोला था। ठीक है, क्या बोला था? एंड्रोकोटस। इन्होंने बोला सेंड्रोकोटस, यानी कि विलियम जोन्स ने क्या बोला? सेंड्रोकोटस। और ये कौन है? अपने एरियन, और ये हो गया प्लूटार्क, इन्होंने बोला एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, फिर लिखा है जस्टिन। अब आते हैं जस्टिन। तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है गाइस, फिर से एक बार देखते हैं। एक हो गया विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। ठीक है, फिर एरियन और प्लूटार्क, एपी। तो एपी, एरियन और प्लूटार्क क्या बोलते हैं? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। ठीक है, फिर आते हैं आपके जस्टिन। ओके, जस्टिन क्या कहते हैं कि वो कहते हैं सेंड्रोकोटस और सिकंदर इनकी भेंट का विवरण उल्लेख किया है जस्टिन ने। ठीक है, कि ये दोनों मिले थे कभी, तो क्या बोला है? इनकी भेंट का उल्लेख किया है। चलिए, आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को बार बार देखिए। फिर लिखा है जो ऋषि चणक यानी कि चाणक्य ऋषि चणक जो है चाणक्य के पिता थे। तो ऋषि थे एक जिनका नाम था चणक, ने अपने जो उनका जो पुत्र था उनका नाम है चाणक्य। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की भी साम्यता चाणक्य से ही, मतलब इनने कहा चाणक्य के और भी नाम है। देखो, इनके पिता का नाम था ऋषि चणक। ठीक है, उनके पुत्र हो गए चाणक्य। इसके अलावा इनको क्या कौटिल्य भी बोला गया और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ये सब चाणक्य ही हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अब इसके अलावा भी पुराणों में क्या बोला? द्विजस मतलब कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया पुराणों में।
अब लिखा है जो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र उनकी रचना थी किसकी, चाणक्य की या कौटिल्य की। ठीक है, कौटिल्य की रचना क्या थी, अर्थशास्त्र। इसमें क्या था, शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र आपकी कोई मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बुक नहीं है, ये आपकी इसमें क्या लिखा है, शासन के सिद्धांत के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत यानी कि कौन कौन से हैं सप्तांग सिद्धांत, तो इसकी जो है व्याख्या मिलती है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या आपको कहाँ से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, वो है कौटिल्य की। इसमें आपको मिलेगा शासन के सिद्धांतों के बारे में, सप्तांग सिद्धांत आपको यहाँ मिलेंगे। तो कौन कौन से, एक हो गया राजा, और राजा के जो इम्पोर्टेंट जो वो होते थे आदमी होते थे, वो होते थे मात्य बोला जाता था, फिर बोला जाता था जन और जनपद और महाजनपद, ऐसे होता था ना। तो ये हो गया जनपद, और फिर दुर्ग होता था, और फिर उसके बाद कोश होता था, फिर दंड और मित्र। ये हो गए सप्तांग सिद्धांत। क्या क्या, फिर से देखते हैं, राजा, राजा के इम्पोर्टेंट जितने भी होते थे लोग, वो होते थे अमात्य, फिर जन, जनपद, महाजनपद वाला जनपद हो गया आपका, फिर दुर्ग हो गया जहाँ राजा रहते होंगे, फिर हो गया यहाँ पे केश हो गया, फिर दंड हो गया, और दंड के बाद मित्र हो गए। ठीक है, तो ये सब, इन सब की व्याख्या आपको कहाँ मिलेगी, अर्थशास्त्र में मिलेगी। किसकी बुक है, कौटिल्य की बुक है ये। ठीक है, और शासन का सिद्धांत के बारे में मिलेगा, ना कि इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं था। अभी तो राजनीति शास्त्र का एक क्या है, अद्वितीय ग्रंथ था, मतलब ये कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं था। इसमें क्या मिलेगा, राजनीतिक शास्त्र के बारे में मिलेगा, और राजनीतिक शास्त्र का ये क्या था, एक अद्वितीय ग्रंथ था। और इसकी तुलना किससे, मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ठीक है, किसकी, अर्थशास्त्र की, मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण, गाइस ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो अब इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जैन और तमिल साक्ष्य में साक्ष्य भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं, मतलब कि दक्षिण की तरफ देखिए कोई भी नहीं गया था। ठीक है, अभी तक कोई नहीं गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए पहले, जिनकी जो है दक्षिण विजय की उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, जैन ग्रंथों में भी मिलेगा और तमिल साक्ष्यों में भी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा है राजनीतिक तौर पर, वेट एक मिनट, चलिए, तो यहाँ लिखा है कि राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। यानी कि जो भारत बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में, इस सबको एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। फिर लिखा है प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है कहाँ से कहाँ तक है गाइस, प्रारंभिक विजय में व्यास नदी से लेकर, ये कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में आज बह रही है। ठीक है, वहाँ से लेकर, व्यास से लेकर गाइस कहाँ तक है आपका, सिंधु नदी तक है। तो गाइस व्यास नदी एक बार देखिएगा, वो हिमाचल में भी है, कश्मीर में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद पंजाब में भी आती है। तो व्यास नदी से कहाँ तक है, सिंधु नदी तक था प्रारंभ में। फिर क्या है, रुद्रदामन के अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत तक, भारत पर उसका जो अधिकार प्रमाणित होता है। ठीक है, यानी ऊपर इसने क्या कह दिया, आपका व्यास सिंधु कह दिया, और पश्चिम में रुद्रदामन का अभिलेख है, वो कहता है भैया कि इससे तो पता चलता है ये पश्चिम तक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार जो है सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक है, तो एक से हमें क्या पता चला, ऊपर वाला व्यास और सिंधु नदी एक हो गया। दूसरा, पश्चिम भारत में भी ये किससे पता चलता है, रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है पश्चिम भारत में। और उसके बाद जैन ग्रंथों से क्या पता चलता है गाइस, सौराष्ट्र पे और अवंती पे भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। फिर उनकी मृत्यु के समय क्या होता है, पश्चिम में। तो अब इनकी जब मृत्यु होती है उस समय अब इनने का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है, आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो साम्राज्य विस्तार कहाँ है, आपको पता होगा हिंदकुश पर्वत है यहाँ पे कहीं, पाकिस्तान वाला एरिया जो है वहाँ पे हिंदकुश पर्वत से पूर्व में क्या है आप जानते हैं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। भारत अगर आप देखें, ये सपोज़ कि ये बीच वाला एरिया पूरा ये भारत है। ठीक है, ये सपोज़ कि ये भारत है, तो भारत के, ठीक है, भारत के इधर हिंदकुश पर्वत हो गया आपका, इधर बे ऑफ बंगाल है, आप देखते हैं। ठीक है, मतलब एक यहाँ हो गया
पश्चिमी साइड बोल दी इसने, ये वाली पूर्वी साइड हो गई, ठीक है। उत्तर में आपका गाइस हिमालय पर्वत हो गया और दक्षिण में आपका मैसूर हो गया गाइस। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका, मतलब इतनी नीचे तक है, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था, और ये ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 150 के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के जो आनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रदेश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे, ठीक है। आइए हम बात कर रहे हैं अभी कहाँ, ये आपका गाइस यहाँ पे आता है गुजरात, ठीक है। ये है आपका राजस्थान, इधर ये है आपका राजस्थान, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी गुजरात के आसपास की, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो रुद्रदामन है ना, उनका अभिलेख है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? एक प्रांतीय राज्यपाल थे, आज भी होते हैं राज्यपाल, जैसे कि गवर्नर, राइट। तो प्रांतीय राज्यपाल थे वहाँ पे, कहाँ? गुजरात में, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में मान लीजिए। उनका नाम था पुष्यगुप्त। तो इनके द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसका? बांध के निर्माण का, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त। और ये कौन थे? राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। कि क्या करते हैं? सिंचाई के बांध, ये हम बात कर रहे हैं गुजरात की, ठीक है। तो वहाँ का उल्लेख मिलता है, और किस में मिलेगा? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत पर यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था, मतलब इससे पता चलता है कि वो वाला जो एरिया था ना, वो मौर्य साम्राज्य में ही था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक कौन थे? पूर्वी भाग का जो सिकंदर का साम्राज्य था उसके पूर्वी भाग का शासक कौन था? सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में पराजित किया था, ठीक है। तो बस इसमें और कुछ नहीं कि जैसे सिकंदर का जो साम्राज्य था उसका जो पूर्वी भाग था वहाँ पे कौन था? सेल्यूकस था। उसकी सेना को पराजित करने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बस इतनी सी बात कही है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा, ठीक है। किसको? बिंदुसार को क्या बोला था? अमित्रोकेडीज बोला। तो विद्वानों के अनुसार जो है अमित्रोकेडीज का जो संस्कृत रूप है अमित्रघात, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला। बात कहाँ चल रही है? बिंदुसार की। देखिए बिंबिसार अलग थे गाइस, हर्यक वंश में बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, हम तीन नाम हमने बार बार पढ़े, ठीक है। वो अलग है, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में है बिंदुसार, और बिंबिसार आते हैं आपके हर्यक वंश में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम बिंदुसार की, ठीक है। तो अमित्रोकेडीज का जो है संस्कृत रूप क्या बोल दिया? अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा। जैन ग्रंथ उन्हें क्या? सिंह सेन कहते थे। मतलब अभी जो कहानी चल रही है, अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी की बात कर रहे थे, उनके साम्राज्य विस्तार की बात कर ली, सिकंदर के पूर्वी साइड में जो थे सेल्यूकस, उनको उनकी सेना को पराजित किया, ये सारी कहानी हो गई आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है गाइस। तो अब जो चल रहा है आपका बिंदुसार की कहानी चल रही है। तो यूनानी लेखक क्या बोलते थे बिंदुसार को गाइस? अमित्रोकेडीज। और इनका जो संस्कृत रूप है वो हो गया अमित्रघात, यानी शत्रु को नाश करने वाला, एक चीज। दूसरा जैन ग्रंथ क्या है, क्या कहता था इन्हें? सिंह सेन। किसको? बिंदुसार को, ठीक है। बिंदुसार, अमित्रघात, सिंह सेन, एक ही बंदा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा जैन ग्रंथ में बिंदुसार की जो माता है, आइए देखते हैं इनकी माता। तो जो इनकी जो माता है वो है दुर्धरा इनकी माता का नाम है, जैन ग्रंथ में मिला है। अब बात करी है, यहाँ पे लिखा है दिव्यावदान के अनुसार क्या है? बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, ठीक है। तक्षशिला गाइस कौन सा एरिया है? हमें पता है वो जो पाकिस्तान में पेशावर रावलपिंडी वाला एरिया है वो गाइस है तक्षशिला। तो भरत के पुत्र तक्ष, उनके नाम पे रखा गया था ये तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह होता है बिंदुसार के टाइम में, ठीक है। तो जिसको दबाने के लिए वो अपने जो उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है अशोक, उसको भेजते हैं, ठीक है। कहाँ भेजते हैं? तक्षशिला में जो विद्रोह होता है वहाँ अशोक को भेजते हैं। फिर जो इसमें लिखा है जो स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में जो है मिस्र के जो राजा थे, क्या नाम था उनका? एंटीयोकस। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था पिछले यूनानी आक्रमण में, तो मिस्र के राजा थे एंटीयोकस, उनका राजदूत था डाइमेकस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वो था
था यूनानी आक्रमण में सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि सिकंदर के संग भारत कौन नहीं आया था, तो उसमें ये नाम था डाइमेकस। तो इनकी कहानी थी कि एंटीओकस जो था, एंटीओकस मिस्र का राजा है जिनने डाइमेकस को भेजा था कहाँ, बिम्बिसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, भारत भेजा था बिम्बिसार के दरबार में। ठीक है, ये कहानी थी। तो इसने लिखा है स्ट्रैबो के अनुसार बिम्बिसार के समय में मिस्र के राजा एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। कहाँ भेजा था? बिम्बिसार के दरबार में भेजा था। तो ये हो गई बात, कहानी हो गई, स्ट्रैबो ने ऐसा कहा। फिर लिखा है प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। दो नाम आ गए यहाँ पे गाइस, एक तो एंटीओकस ने भेजा, किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा। फिर आते हैं आपका टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने किसको भेजा? डायनोसिस को भेजा। डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। कहाँ भेजा था? भारत में भेजा था। अब बिंदुसार ने क्या है, सीरिया के एक शासक थे। ठीक है, तो मिस्र सीरिया के शासक। ठीक है, तो बिंदुसार ने जो सीरिया का शासक था एंटीओकस, उससे 3 चीज़ें मांगी। ठीक है, देखिए गाइस, अभी तक हमने 2 बात पढ़ी, दो लोग और उनके राजदूतों की बात पढ़ी। ठीक है, एक का बताया स्ट्रैबो ने बताया और दूसरा का बताया है प्लिनी ने बताया, राइट। तो इन्होंने क्या बताया? मिस्र के राजा एंटीओकस ने डाइमेकस का बताया कि इनको भेजा था, और दूसरा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसको? डायनोसिस को भेजा था। अब हम वापस से आते हैं कि बिंदुसार ने क्या बोला, एंटीओकस जो थे ना, एंटीओकस से 3 चीज़ मांगी। 3 चीज़ उन्होंने क्या मांगी थी? उन्होंने कहा था भैया एक हमें मीठी मदिरा चाहिए, दूसरा उन्होंने बोला सूखी अंजीर भी भेज देना साथ में, और तीसरा उन्होंने बोला दार्शनिक भी भेज देना। मतलब ये 3 चीज़ उन्होंने क्या एंटीओकस से मांगी थी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब जो एंटीओकस हैं क्या कहते हैं। तो एंटीओकस ने क्या करा, कहा कि भैया हम दार्शनिक नहीं दे सकते, बाकी आप दोनों चीज़ें ले लो। तो दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं जो है बिंदुसार के पास भेज दी। ठीक है, अब लिखा है बौद्ध साक्ष्य के अनुसार क्या होता है। तो दोस्तों चल रही है वीडियो, चलिए। तो इसमें लिखा है कि बौद्ध साक्ष्य के अनुसार क्या होता है, अशोक अपने पिता के शासनकाल में, यानी कि अशोक के पिता कौन थे गाइस? बिंदुसार, राइट। तो बिंदुसार के बाद अशोक है ना, तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभी जो बिंदुसार पढ़े, ना कि बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आ जाएगा अशोक, देखो CBA राइट। ठीक है, तो बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार क्या होता है, अशोक अपने पिता के शासनकाल में, यानी कि जब बिंदुसार का शासनकाल था भारत पे, जब वो राजा थे, तब क्या होता है जो उनके पुत्र हैं अशोक, वो क्या होते हैं अवंती यानी कि उज्जैनी के क्या होते हैं वायसराय थे। कौन? अशोक वायसराय थे अवंती के। अवंती हमने गाइस पढ़ा था 16 महाजनपद में पढ़ा था। ये कौन सा वाला एरिया था? मालवा वाला एरिया था। और मालवा वाला एरिया अधिकतर आप देखिएगा मैप में कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में मिलेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है असम और सुदूर दक्षिण, यानी कि असम इधर हो गया और सुदूर यानी कि बहुत दूर, दक्षिण में बहुत नीचे, और को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष जो है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। यानी कि बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक में क्या कहा कि भैया आप बिल्कुल ही दक्षिण वाला पार्ट छोड़ दो और असम वाला पार्ट छोड़ दो, उसके अलावा पूरा का पूरा भारत जो है आपका अशोक के साम्राज्य में था। तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसा व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया। देखिए अशोक के लिए क्या अशोक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था, उनका धम्म। ठीक है, तो गाइस एक बार फिर से देखते हैं। हमने एक बार पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं खत्म करा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने पढ़ा बिंदुसार, राइट। बिंदुसार के बाद कहानी चल रही है अभी अशोक की। किसकी चल रही है गाइस? अशोक, ओके। तो अशोक किसका प्रतिपादन करते हैं? धम्म का, राइट, जिसका पालन आसानी से सभी लोग कर सकें। ठीक है, अब सहिष्णुता कैसे आप जानते हैं, उदारता और करुणा उनके त्रिविध आयाम थे। किसके? अशोक के। अशोक ने कहा भैया सब में सहिष्णुता होनी चाहिए, ठीक है, उदारता भी होनी चाहिए और करुणा दया ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए लोगों में। ये उनके क्या थे? त्रिविध आयाम थे। किसके? अशोक के धम्म के। ओके, तो इसमें लिखा अशोक जो है 273 BC के लगभग मगध का राजा बना और लगभग 4 वर्ष बाद जो है 269 में उसका राज्य अभिषेक होता है। मगध का राजा कब बनता है? अशोक 273 में बनता है और उसके 4 वर्ष बाद यानी कि 269, देखिए 269
270, 271, 272, 273, तो 4 हो गए 4 वर्ष। तो क्या होता है, अशोक का राज अभिषेक होता है, ठीक है। तो उसके अभिलेखों में सर्वत्र, अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, अशोक की, ठीक है। तो अशोक की जो अभिलेख है ना, उसमें अशोक को क्या बोला गया देव नाम प्रिय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देव नाम प्रिय या देवना प्रियदर्शी किसको बोला गया, तो ये अशोक को बोला जाता था। देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी हो गया, इसका अर्थ क्या होता था, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, ठीक है, देवताओं का प्रिय देखने में सुंदर। तो पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया, पुराणों में। फिर दशरथ भी अशोक की तरह, जो दशरथ हैं अशोक की तरह देवना प्रिय की उपाधि धारण करते थे। यानी कि अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो वहाँ पे रुक जाना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, बिकॉज दोनों की जब उपाधि सेम है तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। या तो दशरथ में आ सकता है या फिर अशोक में आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था, देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब लिखा है यहाँ पे, सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में, देखिएगा इस अब कहानी कहाँ पहुँचती है, हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो वहाँ पे क्या होती है, 4 बौद्ध क्या होती हैं, समितियाँ होती हैं, ठीक है। 4 बौद्ध समितियाँ होती हैं, जिसमें जो तीसरी बौद्ध समिति होती है उसमें जो शासक होते हैं ना गाइस, तो वो कौन होते हैं, अशोक होते हैं। मतलब अशोक के टाइम में क्या होती है, तीसरी बौद्ध समिति होती है। आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में क्या होता है, पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, देखिए अशोक के टाइम में हो रही है, कौन सी हो रही है, 3rd नंबर की हो रही है, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गाइस ये करते हैं मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। किसने करी थी, मोगलीपुत्तिस ने की थी। चलिए, तो ये तो हो गई कहानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो इनसे जुड़ी हुई है। फिर लिखा है, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उनके शासन के क्या होता है, 4थे वर्ष, यानी कि निगरोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत की शिक्षा दी। यानी कि इनको बौद्ध शिक्षा किसने दी गई, तो इनको बौद्ध शिक्षा दी निगरोध ने। और उसके बाद मोगलीपुत्तिस, यानी कि जिन्होंने अध्यक्षता की थी तीसरी बौद्ध संगीति की, उनका नाम था मोगलीपुत्तिस, ठीक है। इनके प्रभाव में क्या है, पूर्ण रूप से जो अशोक हैं वो बौद्ध हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 नाम आते हैं, एक निगरोध ये शिक्षा देते हैं, दूसरा मोगलीपुत्तिस, इन्होंने पूरी तरह से उनको बौद्ध बना दिया, राइट। फिर लिखा है, दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ठीक है। तो अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बात कह रहे हैं, ठीक है। तो दिव्यावदान ने क्या कहा, उपगुप्त ने दी, ठीक है, उपगुप्त ने दी। और यहाँ पे एक निगरोध नाम याद रखिएगा, इन्होंने भी दी। और एक क्या, मोगलीपुत्तिस, ये 3 बंदों ने तो अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है, ठीक है। तो इन्होंने, उपगुप्त और निगरोध, इन लोगों ने। फिर मौर्य शासकों में अशोक और उनका जो पौत्र था, पौत्र का मतलब हो गया पुत्र का पुत्र, राइट, दशरथ। तो बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे, कौन कौन, अशोक और दशरथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक, अब कुछ अधिकारी हैं उनके नाम, तो उनके अभिलेख जो है ना अशोक के, उसमें जो रज्जुक है, रज्जुक नामक जो अधिकारी है उसका उल्लेख मिलते हैं। और रज्जुक की स्थिति क्या है, जो आज क्या है, जो जिलाधिकारी, आधुनिक जिलाधिकारी, यानी कि जो अभी का DM होता है ना, कुछ वैसा ही था रज्जुक उस समय, ठीक है। अब इनके पास क्या अधिकार थे, इनके पास एक राजस्व यानी कि रेवेन्यू और न्याय, ये दोनों क्षेत्र उनको मिले हुए थे, ठीक है। मतलब इन दोनों के लिए अधिकार थे। किसको, रज्जुक को। क्या क्या आपका, एक हो गया आपका रेवेन्यू यानी कि राजस्व, एक हो गया जस्टिस यानी कि न्याय, ये दोनों RJ, ठीक है, रेडियो जॉकी RJ, याद रखिएगा। ये दोनों अधिकार किसको मिले थे, रज्जुक को, ठीक है। ये कैसे थे, जिलाधिकारी यानी कि आज के DM की तरह। फिर आता है अग्रोनोमोई, जिले के अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है, ओके। फिर अग्रोनोमोई, ये भी जिला का अधिकारी हो गया। फिर एक हो गया रज्जुक, एक हो गया अग्रोनोमोई।
फिर लिखा है मौर्य काल में व्यापारिक जो काफिला होता था उसके मुखिया को क्या बोला जाता था, सार्थवाह बोला जाता। जो व्यापारिक काफिला है उसके मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई, यानी कि बोला गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत क्या होता है, अशोक। अब जब अशोक जो है, तो अभी 3 अधिकारी हम पढ़ चुके हैं, रज्जुक, एग्रोनोमोई और सार्थवाहक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी। ठीक है, जो पहले क्या करता था, आखेट यानी कि शिकार हो गया, और जो विहार यात्राएं कर रहे थे वो रोक दी, और उसके स्थान पर क्या करना स्टार्ट करा, धम्म यात्राएं स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये दोनों इनने रोक दी और ये शुरू कर दिया धम्म यात्रा। राज्य अभिषेक के 10 वर्ष के बाद, ठीक है, संबोधि यानी कि बोध गया, और 20 वर्ष के बाद क्या है, रुम्मन देई गए। ठीक है, और क्या है, तथा उसकी पूजा की। ठीक है, फिर देखते हैं राज्य अभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, संबोधि, ठीक है, यानी कि बोध गया, और 20 वर्ष बाद रुम्मन देई अभिलेख में ऐसा लिखा है। ठीक है, क्या कि रुम्मन देई गया तथा उसकी पूजा की। ठीक है, अब लिखा है इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक क्या लिखे, इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक के धम्म यात्राओं का क्या है, क्रम इस प्रकार दिया। मतलब इन्होंने क्या, धम्म यात्राएं की। ठीक है, और कहाँ कहाँ कब कब, या जैसे कि उन्होंने एक क्रम बताया कि पहले यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ गए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा सबसे पहले ये गए लुम्बिनी। ठीक है, धम्म यात्रा में पहले लुम्बिनी, फिर वहाँ से गए लुम्बिनी गए, लुम्बिनी से गए ये कपिल वस्तु। ठीक है, फिर गई ये बोध गया। ठीक है, फिर सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ठीक है गाइस, तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। तो ये याद रखिएगा गाइस, LKBSKS। ओके, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है, आइए देखते हैं क्या किया उन्होंने। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। ठीक है, 10वें वर्ष ये कहाँ पहुँचे हैं, बोध गया पहुँचे हैं, और 20वें वर्ष ये पहुँचे हैं लुम्बिनी की यात्रा की, और यहाँ एक क्या किया, शिला स्तंभ स्थापित किया। कहाँ कहाँ, एक बोध गया में, दूसरा लुम्बिनी में। फिर बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, बुद्ध का जन्म कहाँ होता है गाइस, लुम्बिनी में, राइट। तो ये उनकी जन्मभूमि थी, इसलिए क्या करते हैं, जो भोग कर होता है ना, उसको अशोक यहाँ पे क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, और जो भू राजस्व होता है, यानी कि भूमि पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, लिया जाता है, वो 1/6 से घटाकर क्या कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बस ये लिखा है कि बुद्ध जो है 10वें वर्ष में बोध गया गए और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, शिला स्तंभ की स्थापना करी। फिर बुद्ध की जन्मभूमि क्या है, लुम्बिनी। तो यहाँ पे ये क्या है, भोग कर को माफ़ करते हैं, भू राजस्व को 1/6 से घटाकर क्या करते हैं, 1/8 कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो इसने कहा जो अभिलेख है, अशोक के जो अभिलेख थे उसमें से जो कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख क्या है, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि अशोक का जो इतिहास है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। मतलब अगर आपको अशोक के बारे में जानना है तो अशोक के अभिलेख पढ़िए, उससे उनका जो पूरा इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो उनके अभिलेख को 3 भागों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 3 वर्ग, एक तो हो गया शिलालेख, ठीक है, दूसरा हो गया स्तंभ लेख, तीसरा हो गया गुहालेख। जैसे इसका क्या मतलब है, कोई एक शिला है, एक पत्थर की एक पूरी शिला है, उस पर कुछ लिख दिया है। ठीक है, और एक बड़ा सा स्तंभ है, कोई ऊंचा सा खंबे जैसा स्तंभ, तो उस पर कुछ ना कुछ जानकारी लिखी गई है। ठीक है, तीसरा कोई गुफा है, गुफा के अंदर उनकी वहाँ की दीवारों पे कुछ जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, तो इनके जो अभिलेख हैं उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। एक आपका है शिलालेख, और दूसरा है स्तंभ लेख, एक हो गया गुहालेख। ठीक है, गुहा मतलब गुफा से रिलेटेड। तो इसने कहा जो शिलालेख है वो
14 विभिन्न लेखों का समूह है, यानी कि 14 इनके पास शिलालेख हो गए। ठीक है, तो जो क्या है पूरे भारत में 8 स्थानों पर मिलेंगे, मतलब 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे उनके 14 शिलालेख हैं। ठीक है, आइए देखें वो कौन से स्थान हैं। वो 8, देखिए शिलालेख की बात हो रही है, 14 शिलालेख 8 स्थानों पे मिलेंगे। एक हो गया आपका शहबाजगढ़ी, फिर मानसेहरा, फिर कालसी, फिर गिरनार, और फिर धौली, जोगढ़, फिर है एरागुड़ी, फिर है सोपारा। राइट, तो यहाँ पे क्या क्या था, कालसी और गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में। राइट, तो कालसी और गिरनार के अभिलेख क्या होंगे आपके ब्राह्मी लिपि में। मेरठ यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ये 2 यहाँ लिखे हुए हैं। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़, फिर है एरागुड़ी और सोपारा। इंपॉर्टेंट है, सारे एक दो बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। फिर इसने कहा है जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। राइट, केवल 2 ऐसे हैं, यानी कि जो एक आपका है शहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा। ठीक है, ये आपका जो है ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ये है आपका खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, यानी कि 8 में से 2 जगह के जो हैं वो आपके कौन से हैं, खरोष्ठी लिपि में। फिर से देख लेते हैं, तो अधिकतर जो है उसके किस में है, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है वो है शहबाजगढ़ी के और मानसेहरा के, तो ये याद रखिएगा। अब लिखा है तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक जो है भग्न अभिलेख। फिर लिखा है सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामेइक लिपि में क्या है द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख, और लंगमान नामक स्थान से क्या है अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर से देखते हैं, चलिए। तो यहाँ लिखा है तक्षशिला से मिला है कुछ। ठीक है, दूसरा अभिलेख कहाँ से मिला है, सरेकुना से मिला है। तीसरा अभिलेख कहाँ से मिला है, लंगमान से मिला है। ठीक है, यहाँ 3 जगह से अभिलेख मिले हैं। राइट, चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। तो 3 जगह से अभिलेख मिले हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो तक्षशिला से मिला है वो अरामेइक लिपि में मिला है। ठीक है, और सरेकुन से जो अभिलेख मिला है वो आपका अरामेइक और यूनानी, ये यूनानी और अरामेइक लिपि में मिला है। ठीक है, फिर जो लंगमान से मिला है वो गाइस मिला है अरामेइक लिपि से, यानी कि अरामेइक लिपि, अरामेइक लिपि, अरामेइक लिपि, ये तो भैया आपको तीनों जगह से मिले, तक्षशिला, सरेकुन और लंगमान। ओके, तो यहाँ से अरामेइक ये तीनों लिपियाँ तो मिली हैं। बस जो आपका सरेकुन है वहाँ से आपको 2 भाषाओं में मिली है, एक अरामेइक से मिली है, एक यूनानी मिली है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको आसान लगा होगा। फिर लिखा है ब्राह्मी लिपि का प्रथम जो है उद्वाचन पत्थर की पट्टी यानी कि शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। ठीक है, हमने कहा एक शिलालेख क्या होते हैं, एक शिला होती है, पत्थर की एक शिला होती है। ठीक है, उसी पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसने कहा ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, प्रथम उत्वाचन कहाँ है आपका, शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। ठीक है, इस कार्य को संपादित करने वाले जो प्रथम क्या थे विद्वान थे, वो थे मतलब उद्वाचन मतलब पढ़ा गया। राइट, ब्राह्मी लिपि में जो अशोक का शिलालेख था उसको पहला जो बंदा था पढ़ने वाला वो थे जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे, और इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ठीक है, किन्होंने किया, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय क्या है हासिल किया। किसको मिला है, जेम्स प्रिंसेप। आगे भी हैं बहुत लोग, खाली अकेले नहीं हैं। फिर लिखा है D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर इन्होंने, ठीक है, सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो गाइस सबसे पहले पढ़ने वालों में है जेम्स प्रिंसेप, फिर दूसरे आते हैं D.R. भंडारकर। इन्होंने पूरा का पूरा जो है इतिहास लिख दिया अशोक का। ठीक है, फिर लिखा है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थापित अनुराधापुर से पता चला है, मतलब चलता है। ठीक है, तो श्रीलंका में एक जगह आ गई अनुराधापुर, वहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है जिसके नाम इस प्रकार है। तो इसमें है पिपर हवा, फिर सोहगौरा, महास्थान, यहाँ से भी कुछ लिपियों के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी, देखिए अब इसने कहा जो खरोष्ठी लिपि है ना, जैसे हम हिंदी लिखते हैं,
तो हिंदी हम कुछ कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग लिख लिख के, ठीक है। तो इसमें का जो खरोष्ठी लिपि है गाइस, वो कुछ इस तरह से, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, वो खरोष्ठी लिपि उस तरह से लिखी जाती थी, कुछ इस डायरेक्शन में, बाएं से दाएं, सॉरी हाँ, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ना कि, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। इसे पढ़ने का श्रेय किसको मिलता है, खरोष्ठी लिपि को गाइस? एक नाम है मेसन, दूसरा है जेम्स प्रिंसिप, नॉरिस, लेसिन, कनिंगम, यानी अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। तो हमें दो नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, प्रिंसिप और फिर कनिंगम, ठीक है। उसके अलावा कौन है, मेसन है, लेसिन है, मेसन लेसिन और नॉरिस, ठीक है। फिर लिखा है ये मुख्यतः जो है उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है, यानी कि जो खरोष्ठी लिपि है वो आपकी है उत्तर पश्चिम भारत की लिपि। ये आगे बढ़ते हैं। लिखा है अशोक का नामोल्लेख, ठीक है, करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, यानी कि एक ऐसा शिलालेख जिसपे अशोक का नाम अशोक लिखा गया है, तो वो है आपका गुर्जरा लघु शिलालेख। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, दतिया जिला, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है आपको। अब इसमें लिखा है मस्की, नेत्तूर, उड़ेगोलम के लेखों में भी क्या है, अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो अब अशोक का नाम आपको कहाँ कहाँ मिला, एक तो दतिया जिला मध्य प्रदेश का जो गुर्जरा लघु शिलालेख है, ठीक है, क्या है गाइस, गुर्जरा लघु शिलालेख, दूसरा मास्की, तीसरा नेत्तूर, फिर है उड़ेगोलम। यहाँ हर जगह क्या मिलेगा, नाम अशोक, अशोक का नाम अशोक मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है भाब्रू, भाब्रू यानी कि बैराट। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मतलब मगध का सम्राट अशोक ने किस में बताया है, तो भाब्रू बैराट स्तंभ लेख, स्तंभ यानी कि एक स्तंभ की तरह होगा, ना कि शिला, ठीक है, स्तंभ लेख में। तो यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया या बौद्ध धर्म को मानता था, तो इसका भी प्रमाण आपको कहाँ मिलेगा, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में मिलेगा। मगध का सम्राट है, ये भी आपको यहीं मिलेगा। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। देखिए अब क्या होता है, अशोक धीरे धीरे क्या करते हैं, पशु बलि को खत्म करने की बात करते हैं कि बलि जो है ना दी जाए, पशुओं की बलि ना दी जाए, ठीक है। तो उसमें क्या कहा, जो प्रथम शिलालेख है उसमें क्या कहा कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए, ठीक है, ना कोई उत्सव किया जाए, ठीक है। अब इसमें लिखा है पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन, मतलब जो अशोक है उनकी जो पाकशाला है उसमें प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि इस अभिलेख में लिखा है कि सिर्फ 3 पशुओं को, मतलब एक दिन में, पहले तो सैकड़ों जीव मारे जाते थे, अब लिखा है कि एक दिन में 3 पशुओं को, यानी कि 2 मोर और 1 मृग मतलब हिरन हो गया, ठीक है, इसको ही मारा जाए, ठीक है, और ये भी हमेशा नहीं मारा जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है प्रत्येक दिन 3, 2 मोर और 1 मृग, और हर दिन ये भी ना मारे जाए, ठीक है। और ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, बाद में इन तीनों को भी मारना बंद कर दिया। ये सारी बातें लिखी थी प्रथम शिलालेख में, ठीक है। अब लिखा है 5वां स्तंभ लेख, ठीक है। इसमें अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित कर दिया, यानी कि 5वें स्तंभ लेख में क्या कहा, भैया अब प्राणियों का वध करना ही नहीं है, वर्जित है, यानी कि बैन कर दिया इन्होंने, प्रतिबंधित हो गया। फिर इसमें लिखा है अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना क्या थी, कलिंग युद्ध। हर जगह है गाइस, कलिंग याद रखिएगा। तो कलिंग युद्ध, इसमें क्या है, अशोक की विजय थी, ठीक है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, इनके कितने शिलालेख थे, टोटल 14। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कौन से 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में, ओके। 5वें स्तंभ लेख से पशुओं का वध वर्जित
पहला भैया अब सैकड़ों जानवरों को नहीं मारा जाएगा, प्रतिदिन एक जानवर को मारो, नहीं प्रतिदिन 3 जानवरों को मारो, उसमें भी 2 मोर और 1 मृग होना चाहिए, और वो भी बाद में मारना बंद हो गया। ठीक है, तो पहले में ये कहा था कि भैया 3 को ही मारना है और नहीं मारना है। 5वें में कहा था भैया वर्जित है, 5वें स्तंभलेख में बोल दिया वर्जित। ठीक है, 13वें में कलिंग युद्ध के बारे में बात हुई। फिर लिखा है यह घटना यानी कि कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इनका शासन मतलब ये राज्याभिषेक कब होता है? 269 में होता है। तो इससे 8वां वर्ष कौन सा होगा? 261 हो जाएगा, राइट। तो ये कब होती है? 261 में कलिंग युद्ध। अब इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और क्या है पश्चाताप व्यक्त किया। मतलब अब अशोक ने उस युद्ध में क्या देखा कि बहुत लोग मर गए हैं, बहुत खून खराब है, ये सारी चीज़ें देखी। अब उन्हें होता है दुख और वो करते हैं पश्चाताप। ठीक है, ये कहानी आपकी 13वें शिलालेख में मिल जाएगी। ठीक है, फिर अशोक के दीर्घ शिलालेख यानी कौन सा? 12वें में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि हो इसकी कामना की गई। मतलब जो भी संप्रदाय है किसी को कम नहीं माना, अपने वाले को बहुत वो नहीं माना कि बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ है, इन्हें का सब सही है और सबकी जो है वृद्धि हो, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना करी है। और धार्मिक सहिष्णुता हेतु क्या है? पालनी उपाय बताए हैं। ठीक है, अशोक के जो दूसरा और जो 13वां शिलालेख है उसमें संगम राज्य। ठीक है, 13वें में हमने कलिंग युद्ध भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसने कहा दूसरा और जो 13वां है इसमें क्या कलिंग के जो संगम राज्य है, जैसे कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र सहित क्या है श्रीलंका यानी कि ताम्रपड़ी की सूचना मिलती है। कहाँ मिलेगी? दूसरे और 13वें में मिलेगी। फिर मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब वो कौन कौन से थे? जिसमें क्या थे? अंतियोक। कौन से थे गाइस? यवन राजा थे। कौन कौन से थे? एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक। फिर दूसरा आपका हो गया ये टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। फिर एक था एंटियोगस गोनातास मैसिडोनिया और क्या है मकदूनिया का राजा था। और साइरीन का शासक था एक मग। फिर है अलिक सुंदर यानी अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा था। ठीक है, तो ये 5 नाम याद करिए। एक्चुअल में अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इसे पढ़िए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र, ठीक है, अभिलेख तथा बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त क्या है हया स्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है और इसने ईसा पूर्व 3वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये अभिलेख क्या है अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। अकाल की पुष्टि जो है जैन स्रोतों से होती है। मतलब यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि एक आपका है शौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और दूसरा है महास्थान अभिलेख। इसमें क्या ये प्राकृत भाषा में एक चीज़, और इसमें क्या कहा गया है जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है ये ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में है और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये बात करता है कि अकाल के समय क्या है राहत कार्य किए गए जैसे कि आज किए जाते हैं। ठीक है, कहीं अकाल पड़ता है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं कुछ होता है, तो सरकार क्या करती है उनको भोजन प्रदान करती है और बहुत सारी सुविधाएं देती है। ठीक है, तो ये राहत कार्य होते हैं। तो उस इनमें क्या मिलता है सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, महास्थान अभिलेख हो गया, ये प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, अकाल के समय राहत कार्य के बारे में लिखा गया और इसकी पुष्टि आपको जैन स्रोतों में भी मिल जाएगी। हाँ भैया ऐसा था, ये सच मतलब ये होता था ना कि अशोक खुद भी लिखवा सकते हैं कुछ, अपनी जो है बड़ाई हर कोई करवा सकता है। तो इसका जो साक्ष्य है अगर आप उनसे हटके कहीं देखो तो फिर कहते हैं हाँ भैया इसका जो साक्ष्य है ना यानी कि ऐसा कुछ हाँ लिखा है, जैन स्रोतों में भी ऐसा लिखा है, इसका मतलब इसकी जो प्रामाणिकता है वो कहते हैं कि हाँ यार सही ही होगी। ठीक है, अब लिखा है मौर्य काल में न्यायालय जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यायालयों की बात है, इनका 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक होता था आपका धर्म स्थानी, एक होती थी कंटक शोधन। ठीक है, याद रखिएगा धर्म स्थायी और दूसरा होता था कंटक शोधन। ठीक है, तो जो धर्म स्थायी होता था वो होता था आपका दीवानी और कंटक शोधक जो होता था आपका
वो होता था कंटक शोधन जो होता था फौजदारी होता था। यानी यहाँ पे सिविल कोड कह सकते हैं और ये क्रिमिनल कोड कह सकते हैं आप इसको, राइट। यानी कि दीवानी यानी कि सिविल कोड हो सकता था और फौजदारी आपका क्रिमिनल कोड हो सकता था। फिर लिखा है गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर होते थे उनको क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या है, 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। तो गाइस एक हमने न्यायालय की बात करी, 2 प्रकार के होते थे। एक होता था धर्म स्थानी कंटक शोधन, धर्म स्थानी मतलब दीवानी, और कंटक शोधन यानी कि फौजदारी। खत्म हो गई बात। अब बात करेंगे गुप्तचर की। तो गुप्तचर को क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष बोला जाता था। 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे संथार और दूसरे होते थे संचरा। जो संथार होते थे ना, वो एक ही जगह पे रहते थे, एक स्थायी होते थे, ठीक है। एक ही स्थान पर रहने वाले जो होते थे उन गुप्तचरों को बोलते थे संथार। और जो संचरा थे वो क्या करते, प्रत्येक स्थानों पर क्या करते थे, भ्रमण करते थे, मूवमेंट होता रहता था, घूमते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो गई। एक न्यायालय की बात कर ली, 2 टाइप के। फिर हमने बात कर ली गुप्तचर की, 2 टाइप के। कौन कौन से? संथार और संचार। न्यायालय कौन कौन से? धर्म स्थानी और कंटक शोधन। आई होप आप लोग को इतना याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। याद होना तो गाइस बार बार पढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पे इस चैप्टर को यहीं, चलिए रुकिए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसको यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी के, जो हम पढ़े हैं मौर्य साम्राज्य। तो गाइस यहाँ हम इसको ये हो गया पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में मिलते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।